नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का जॉइंट प्रोग्राम। आज इस एपिसोड में हम क्या बात करेंगे, ये प्रभात जी बताएंगे। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हैं, लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। प्रभात जी, आप बताइए आज क्या है आपके पास चर्चा के लिए, कौन सा विषय है? देखिए, नीति आयोग की जो बैठक हुई है कल, उस बैठक में जो हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, और नीति आयोग की बैठक से बड़ी उम्मीद पूरी दुनिया की नजर रहती है। और चूंकि प्लानिंग कमीशन के खत्म होने के बाद नीति आयोग ही इस देश का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व बन गया है, जो इस देश के नीतियों का निर्धारण करता है और राज्य के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास को लेकर जो नीतियां हैं इसमें बनाई जाती है और इसको लेकर इसमें विस्तार से चर्चा होती है। तो नीति आयोग की बैठक में हमारे सामने आज अखबार है हिंदुस्तान, उसका सबसे प्रमुख खबर यही है कि राज्यों के विकास के रास्ते भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। 30 ट्रिलियन की बात वित्त मंत्री कहती है कि 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन की हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो दृष्टि पत्र इसमें पेश किया गया है नीति आयोग की बैठक में, उसमें कहा गया है कि यहाँ के हर व्यक्ति की आय जो वर्तमान में 2 लाख है, उसको 2047 तक बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा। जी सर, तो ये 15 लाख है ना दिया जाएगा। और यह सपना देश में विदेश में चुनावी सभा में हर जगह मोदी जी पहले भी दिखाते रहे हैं। और यही बात नीति आयोग जैसे बैठक जिसमें बड़ी उम्मीद थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अन्य ऐसे जो भी बीमारू राज्य हैं जहां का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसा नहीं हुआ है, जहां भुखमरी है, गरीबी है, सामूहिक विकास के लिए धन की कमी है, तो उसके लिए उसमें क्या हुआ, हमारे 3 सदस्य भी बिहार से उस बैठक में शामिल थे, जिसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे, जीतन राम मांझी जी थे और चिराग पासवान जी थे। अब उन्होंने उसमें क्या कहा, इसकी चर्चा तो किसी अखबार में नहीं आई है। प्रधानमंत्री का भाषण जरूर आया है, प्रधानमंत्री का सपना एक बार फिर आया है। लेकिन इस सपने के बाद आज जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा से 4 गुना अधिक का पैकेज जो है सो बिहार को मिल गया है। तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि नीति आयोग के सदस्य हैं, नीति आयोग के सदस्य होने के नाते उनको कम से कम यह बताना चाहिए कि पैकेज और विशेष राज्य में क्या अंतर है। इस दोनों का अंतर को उनको स्पष्ट करना चाहिए। जब वो 4 गुना अधिक मदद की बात कर रहे हैं तो हम तो बड़ा हैरत हो रही है। उनके बुद्धि और ज्ञान को लेकर भी हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। हालांकि वो महादलित के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर कुछ भी बोलना, कहना, कुछ भी करना मानहानि का मामला बनेगा और बहुत ज्यादा यह दुखद स्थिति होगी। और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे नीतीश जी, उनको मुख्य प्रधानमंत्री उनको केंद्रीय मंत्री बना दिए हैं और जो जिस जाति से आते हैं उसमें वो पहले मंत्री है। तो वो जो ये बात कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप ही हमको इसको स्पष्ट करें। जीतन राम मांझी तो स्वाभाविक तौर पर अभी बीजेपी की हलवाई कर रहे हैं। शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि हमारे बाप दादाओं ने इन लोगों की हलवाई की, अब हम इनकी राजनीतिक हलवाई करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सोशल जस्टिस से निकले हुए ये लोग
आज जो आरएसएस की पृष्ठभूमि वाली जो पार्टी है उसकी हलवाई कर रहे हैं, तो ये तो उनकी बात करेंगे। जहां तक बात है कि जो उन्होंने कहा कि स्पेशल जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस से 4 गुना अधिक मिल गया स्पेशल पैकेज, वो बहुत खुश हैं। लेकिन वो तो बरगलाते हैं ना, वो तो सरकार की बात ही करेंगे, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हम लोग नीति आयोग के फैसले की बात कर रहे हैं, उसका जो मूल जो चीज है, मूल प्रश्न है, उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा करें ज्यादा ठीक है। कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी है उसमें जाकर के क्या करें? नहीं, उन्होंने कहा कि गया में इस्पात का कारखाना लगेगा, एम्स खुलेगा, सब बात ठीक है। हम कल एक बात आप कल की बात पर प्रभात जी, इसमें 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। महत्वपूर्ण बात हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि कल ममता बनर्जी का जो भी अपना रुख रहा हो, उनका जो भी विरोध रहा, लेकिन हम एक बात की उनका समर्थन करते हैं। एक बात मुझे भी अध्ययन करने पर जब यह पता चला है और जब हम उसके विस्तार में गए हैं, तो योजना आयोग और नीति आयोग, इस दोनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और उन्होंने, अगर ममता बनर्जी ने कहा कि योजना आयोग की वापसी होनी चाहिए, तो ये दमदार बात है, उसने सही मांग उठाई है और सही बात का। लेकिन नीति आयोग का जो गठन हुआ है, जब नीति आयोग का जो मामला है, नीति आयोग का जो कंसेप्ट है, उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है जिसमें सामूहिक विकास की बात है। कोई टाइम बाउंड प्लानिंग नहीं है, उसके लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं है, कोई उसके लिए कोई समग्र योजना नहीं है। सिर्फ एक सुझाव है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के जो मंत्री हैं उनसे लिया जाता है कि राज्यों का विकास से ही संघवाद के कारण इस देश का विकास होगा। तो इसलिए एक प्लानिंग का यह हिस्सा है, और सिर्फ प्लानिंग से किसी देश का विकास हो ये संभव नहीं है। अपनी आपने औद्योगिक जीतन राम मांझी की बात की कि उद्योग कल कारखाने लगाए जाएंगे। अभी योजना आयोग के एक सदस्य ने बताया, उस सदस्य का नाम है डॉक्टर अरविंद विरमानी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को छोड़ दे तो बाकी राज्यों में निवेश के लिए माहौल ही नहीं। और विकसित राष्ट्र का मतलब औद्योगिक राष्ट्र भी होता है, जहां का मानव विकास सूचकांक में की सूची में सबसे ऊपर हो, टॉप 10 में कम से कम टॉप 15 में हो। भारत का स्थान क्या आप जान रहे हैं? 100 से नीचे है। उसके बाद शिक्षा, उसके बाद गरीबी। अभी आप 80 करोड़ लोग भारतीय मुफ्त अनाज पर जी रहे हैं, और 2 दशक में 23 साल बचे हैं, 47 आने में 23 साल है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा की बात आपने की। इन राज्यों की जो स्थिति है, आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति, वो जान रहे हैं। और इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, या जो और सदस्य हैं उन लोगों ने कहा कि राज्यों के बीच समन्वय करना होगा, राज्य एक दूसरे से मिलकर करेंगे। लेकिन इसी बैठक में 5, 6, 7 राज्यों के सीएम नहीं आए, तो कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? बताइए। एकदम सही आप बता रहे हैं, आपका कहना सही है। देखिए, ये जो नीति आयोग है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भेद टर्म है। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसी को नीति आयोग का मैंने इसको विस्तृत रूप में ये है, और नीति आयोग उसका संक्षिप्तकरण है। तो इस तरह की जो ये एक तरह से जो ये संस्था है, ये थिंक टैंक है, ये मोदी जी का थिंक टैंक है। ये कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है, कोई प्लानिंग की मैंने का के लिए कोई एक बड़ी देश के बारे में कोई उसमें कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिखता है। तो जब तक इस देश का ब्लूप्रिंट सामने नहीं आता है विकास का, मानव के विकास का, उसके आमदनी को बढ़ाने का, उसके गरीबी को दूर करने का, उसका शिक्षा को दूर करने का, उसके बीमारी माने उसका जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाने का कई मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है, सारा मुद्दा है। तो ये सारा मुद्दा का जवाब मोदी जी के पास सिर्फ इतना ही है, 5 किलो अनाज, और वो कह रहे हैं कि 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर देंगे इस देश की आमदनी। तो ये कितनी बड़ी
प्रभा जी, पिछले 10 साल में, मोदी के 10 साल के शासन में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, वो सरकारी आंकड़ा है कि दोगुनी बढ़ी है, दोगुनी से थोड़ी ज्यादा है या उसके आसपास है। और आगे 2 दशक है, मतलब 20 साल, 23 साल है 47 आने में, कहाँ लगभग जो प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख कहा जा रहा है, जो अभी है सरकारी आंकड़े के अनुसार, वो 15 लाख 2 दशक में, 2 दशक बाद यानी 23 साल के बाद कैसे हो जाएगा, जबकि राज्यों के बीच समन्वय नहीं है। हम टू दी पॉइंट बात रख रहे हैं, उसको आप काटिएगा या जोड़िएगा। राज्यों के बीच जहां जहां एंटी बीजेपी सरकारें हैं, वहां फंड उस हिसाब से नहीं दिए जा रहे हैं, उनके बीच समन्वय नहीं, मीटिंग नहीं हो रही है। उसके बाद जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा बेतहाशा तरीके से। उसके बाद जो जीवन प्रत्याशा है वो उसका इंडेक्स, उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी काम करने की जरूरत है। 10 साल में क्या कुछ हुआ है आप देख रहे हैं। जो देश के बड़े संस्थान है, जेएनयू, जो दुनिया के टॉप 100 में या उसके आसपास है, उसमें जेएनयू या बाकी जो बड़े उसको नाश कर दिया गया। वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा जहां एक भी परीक्षा पेपर लीक हुए बिना नहीं हो रहा है। यूपीएससी जैसे आयोग के एग्जाम में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जा रहा है, कैसे हासिल करेंगे। मानव विकास सूचकांक की बात करें, जिसमें कुपोषण की बातें हैं, भुखमरी की स्थिति है, उसमें हम कहां हैं। सिर्फ ये जो जुमलेबाजी है, विकसित राष्ट्र, ये क्या लगता है आपको। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर नीति आयोग भी है तो नीति आयोग में नीति ही बनाना है, और कोई चीज पहले से नीति बनी हुई है उसमें बिना अमेंडमेंट के किस तरह से माने ये जो परिस्थिति है बिहार की, झारखंड की, उड़ीसा और बंगाल की, ये कैसे चेंज हो सकता है। जब कोई ये स्टेट या मांग उठाता है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कल की बैठक में अगर उनका इरादा इतना साफ होता तो बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहा है तो वो बताते कि इसका विकल्प ये है या ये सब, और आखिर उस पर कोई चर्चा तो होती। लेकिन जो मूल समस्या है उस पर चर्चा नहीं होती है। और जो मूल इस देश में 10 साल से जो देखा जा रहा है, जिस तरह से कि जो आर्थिक विषमता है वो जिस तरह से 10 साल में बढ़ी है, आज की तारीख में 90% लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उनका आय घट रहा है, उनका जीवन स्तर घट रहा है, उनका स्वास्थ्य घट रहा है, उनकी शिक्षा की दशा में परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी तरफ जो 10% जो लोग हैं वो काफी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनका धन बढ़ रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनकी पूंजी बढ़ रही है। तो एक तरफ असमानता इतनी बढ़ गई है, दूसरी तरफ आप 30 ट्रिलियन, तो उनको क्या आप जो है अंबानी और अंडानी जी के संपत्ति को बढ़ाकर 30 ट्रिलियन करके इस देश की गरीबी को दूर करने का सपना दिखा रहे हैं क्या। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। वहां मैं आपसे बात में रखना चाहता हूं इस मुद्दे पर। जिस देश का अभी आपने देखा किस तरह से धन का नंगा प्रदर्शन हुआ, किसी की शादी में कोई जेट विमान गिफ्ट कर रहा है तो इतना नंगा प्रदर्शन हुआ। बाकी गरीबी जो है, आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आप बिहार की बात करिए ना सर, बिहार के गांवों में चल करके देखिए आप, बिहार के गांवों में जाइए और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम जैसे लोगों को दुकान पर जाते हैं कोई सामान खरीदने तो हालत खराब हो जा रहा है कीमत सुनकर। और आम आदमी की स्थिति क्या होगी। सब दिन काम नहीं बिहार के लोगों को। बाढ़ की स्थिति, हालांकि इस नीति आयोग की बैठक में बाढ़ को लेकर भी चर्चा हुई है। संतोष जी, ये जो हमारे सदस्य बने हैं नीति आयोग के, जीतन राम मांझी जी और ललन सिंह जी और चिराग पासवान जी, इनको ये गरीबी, ये परिस्थिति और ये बिहार की समस्याएं क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं हुआ इस पर बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं मांझी जी, चिराग पासवान जी तो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। पहले बहुत बोलते थे, कभी हनुमान की तरह अपने आप को पेश करते थे, कभी माने कई तरह की बातें होती थी। आजकल थोड़ा चुप है,
लेकिन वो नए हनुमान आजकल मोदी जी के जीतन राम मांझी जी हो गए, उनको यह क्यों नहीं दिखता है? हम ये जानना चाहते हैं कि, और जनता को भी नहीं दिखता है कि ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर वह जो है सो संसद में भेजती है। प्रभात जी वो नहीं दिखेगा, वो खुद का लोग हैं। आप ये बताइए, मूल चीज पर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अभी जैसे सरकारी आंकड़ा है या बैठक में भी चर्चा हुई कि अभी देश भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख है। ये आंकड़ों का खेल देखिए, इस पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। अभी जो बिहार में जो ये कास्ट सेंसस हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें कितने जो 6,000 से हर महीने 6,000 से कम कमाने वाले जो लोग थे वो कितने थे? कुछ ध्यान में है? आंकड़ा तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन काफी बड़ी संख्या है जिनकी मतलब 6,000 प्रति महीने, तो 12 छक 72, 1 लाख से नीचे हुआ 7,200। हाँ 72,000, सॉरी 72,000। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए 1 लाख 2 लाख की बात तो कर रहे हैं, और ऐसे लोग शायद 20 लाख से ज्यादा हैं। मैंने जिसको मुझे ध्यान में नहीं है वो डेटा क्या है, लेकिन 6,000 से नीचे यानी 72। अब उसकी तुलना कीजिए प्रभात जी, उसकी तुलना कीजिए जो 2, अगर वो आंकड़े में पेश किया जाता है प्रति व्यक्ति आय 2 लाख है, जो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन बिहार में अगर हम देखते हैं जो अभी रिपोर्ट आई कि 72,000 से नीचे वाले हजारों लाखों लोग हैं। ये आंकड़ों का जो खेल है ना, ये आंकड़ों का खेल भाई ट्रिलियन वाली जो बातें हैं। ऐसे तो सब 20 लाख से अधिक हैं जिनको 1-1 लाख देने की योजना बनाई गई है कि ये जो लोग हैं जिनकी आमदनी प्रति वो 72,000 से कम है, उनको 1-1 लाख रुपया देके उनको सबल बनाया जाए। इसके लिए कोई योजना भी बनी है, बिहार सरकार ने कोई योजना भी कास्ट सेंसस के बाद बनाया। लेकिन प्रभात जी आप ध्यान दीजिए, कुछ उनको रोजी रोजगार के लिए कुछ चरणबद्ध ढंग से 1 साल तक पैसा दिया जाएगा। लेकिन प्रभात जी ये हवाई बातें हैं। आप 1 लाख रुपए या 2 लाख शायद 2 लाख तक है ना। हाँ मान लीजिए 2 लाख अगर दे दिया जाए एक व्यक्ति को, वो क्या कर लेगा? अभी जो मॉल कल्चर जो देश में चला, पूंजीवादी। प्रभात जी मेरी बात पहले सुन लीजिए, प्रभात जी मेरी बात सुन लीजिए, आपको बात करने में सहूलियत होगी। अगर पूंजीवादी व्यवस्था आई, उदारीकरण आया, अब देखिए ना आप मुजफ्फरपुर में ही देखिए, एक के बाद एक कितने बिग बाजार मॉल्स खुल गए हैं। उसके बाद बचा खुचा क्या हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुआ, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका रेंट देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है सर। ऐसे में आप 2 लाख 1 लाख रुपया दे करके आप क्या करेंगे? क्या वो खा करके खत्म नहीं कर देगा? कौन सा बिजनेस करेगा? और खरीदने की क्षमता कम गई है लोगों की, महंगाई की वजह से आमदनी नहीं उस हिसाब से। तो ये जो खेल है, बाजार में भीड़ नहीं है। क्या बाजार में तो पहले भीड़ हुआ करता था, वो आज की तारीख में नहीं है। दुकानें सुनी रहती है। तो दिल्ली में बैठकर, एसी रूम में बैठकर विकसित भारत का आप सपना दिखला देंगे, उससे क्या होगा? एजुकेशन में देखिए आप, हम एजुकेशन में कहाँ हैं? एक जो सामाजिक और आर्थिक असमानता जो आपने अभी बात कही, मुट्ठी भर लोग इतने खरबपति हो रहे हैं कि जिनके बेटे की शादी में इतने खर्च हो रहे हैं जिसमें लाखों लोगों का परिवार सालों भर चल सकता है। और एक तरफ लोगों के पास पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। वही स्थिति पढ़ाई से लेकर कपड़ा और भोजन में है। जी हम ये कहना चाहते हैं कि जो योजना बनाने वाले लोग हैं वो राजनेता हो, अधिकारी हो, या मैंने क्या कहते हैं सोशल थिंकर, या जो भी है, आप हमको बताइए कि इसमें से किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी संस्थान में पढ़ता है। आज की एक सर्वे कराया जाए अगर इस राज्य में, इस देश में, कि जितने आईएएस अधिकारी हैं, जितने आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जितने बीपीएससी स्तर के अधिकारी हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको सरकारी स्कूल और सरकारी
जो भी शिक्षा का संस्थान है उससे क्या मतलब है? उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको माने शरीर विज्ञान का ज्ञान है कि नहीं है, वो प्रैक्टिकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका व्यवहारिक ज्ञान कितना अच्छा है नहीं है, वहाँ प्रोफेसर की क्या स्थिति है, उसकी क्या योग्यता है, कभी सरकार से लेकर और जो भी हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं कभी उस पर सोचते हैं? शब्द चर्चा यही होती है जिनके पास आज हम बताएंगे आपको कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके बीच भी जो भी शिक्षक हैं उनके बीच ये चर्चा होती है कि हमारा बच्चा कोटा जा रहा है और कोटा में जो है सो कर रहा है, वो IITian बन रहा है, वो माने हम भेज दिए, बेटी आपकी बेटी कब जा रही है, आपका बेटा कब जा रहा है, इस पर चर्चा होती है। क्योंकि बिल्कुल, और बेचारा जो गरीब मजदूर हलवाहा चलवाहा ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला या ऐसा कोई बुद्धिजीवी जो कलम चलाने वाला है जिसके पास नगद आमदनी नहीं है, तो उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? उसके बच्चा को उसका पटना वुमेन्स कॉलेज का फीस बढ़ा दिया गया, उसको ऑटोनोमस बना दिया गया। इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि हर शहर में, हर जिला में जो भी अच्छा कॉलेज है उसको ऑटोनोमस बना देगा और उसमें 45,000 40,000 मैंने पर सेमेस्टर फीस होगा, तो गरीब का बच्चा कहाँ? हम अभी देख रहे थे, आपको बता दे, तो उसमें समग्र विकास का पूरा मैप होता था, पूरे नेशन का समग्र विकास कैसे हो, कौन सा इलाका कितना पिछड़ा है, कहाँ क्या जरूरत है, कौन सा इलाका रोजगार के लिए, कौन सा कल कारखाना खोलने के लिए कहाँ सुविधा होगी, किस राज्य की क्या जरूरत है, उसका 5 साल का प्लानिंग होता था और उस पर एक बड़ा मंथन होता था। देश के प्रधानमंत्री नेहरू पहला प्लानिंग कमीशन का जो प्लान बना था और उसमें जो काम हुआ, आज अभी भी पहला फर्स्ट प्लानिंग कमीशन और सेकंड प्लानिंग कमीशन में जो भी काम हुआ, आज भी उसका स्ट्रक्चर इस देश में उसी का स्ट्रक्चर खड़ा है। बिल्कुल, जिसको लोग गाली देता है, जिसको लोग, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी खिलाफ में कभी कभी बोल जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है आज बोकारो हो, जो विशाखापत्तनम हो, बरौनी हो, जो भी बड़ा बड़ा जो भी योजनाएं आई है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लानिंग कमीशन के हिस्सा के तहत था। नीति आयोग के बनने के बाद इस देश में कौन सा कल कारखाना खुला, कौन सा मानव सूचकांक में वृद्धि के लिए, उसके आय में वृद्धि के लिए क्या किया गया? हम इतना ही कह रहे थे कि जो योजना आयोग की बात हम कर रहे थे उसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी था, समाज का विभिन्न क्षेत्र था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, विज्ञान, वित्तीय संसाधन, उद्योग, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास के साथ साथ जल संसाधन का भी उसमें पूरा ख्याल रखा गया था और उसके विकास और उसके लिए योजना विस्तृत तौर पर बनाई जाती है। लेकिन नीति आयोग में ऐसा क्या हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, विकसित भारत जो है ना 2047 तक देश विकसित भारत हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन है उसे जो उसका अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। एक एक पटरी पर 3-3 4-4 ट्रेनें चली आ रही हैं और उसकी सुरक्षा के जो रेल मंत्री है पहले काफी कुछ घोषणा किया था, बताया था कि अब सुरक्षा ऐसी हो गई कि पहले पता चल जाएगा, वो उसकी पोल ढोल सब खुल गई है। अब पुल पर पुल गिरे जा रहे हैं बनने के पहले, ओवर ब्रिज या फ्लाई ओवर, राम मंदिर का देखा आपने, तो ये विकसित भारत का उदाहरण है सर। और ऐसे ही विकसित भारत बनेगा। दिल्ली में हवाई अड्डा का छज्जी गिर गया, जो तो ये विकसित भारत का ही तो दृश्य है जी। और दूसरी चीज कि इसमें लक्ष्य रखा गया है, राज्यों को कहा गया है कि राज्यों के सहयोग से जो गांव है उनको गरीबी मुक्त करना है, गरीबी मुक्त करना है जी। ये तो ख्याली पुलाव जैसा ही है। 10 साल में क्या गांव में क्या कुछ बदला है आप हम सब देख रहे हैं। गांव में हम एक शब्द 5 किलो अनाज, हाँ, एक घर 2 लाख का या 1.5 लाख का
उसका बच्चा 4-4, 5-5, 7-7 लोग हैं, बेरोजगार है, कमाने किसी तरह है। ये सब खाली पुलाव है। और दूसरी चीज, विकसित देश बनने के लिए आप दुनिया के जो 10 टॉप 10 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनका जो उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको देखिए। हम बहुत खुश होते हैं भारतवासी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन गए। कमला हैरिस जो है अमेरिका की जो राष्ट्रपति चुनाव की कैंडिडेट बन गई। अरे उन देशों से सीखो भाई। दूसरे देश के, दूसरे धर्म के लोग वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बन रहे हैं। तुम अपने यहाँ दूसरे धर्म के, दूसरे देश के लोगों को मुखिया नहीं बनने दोगे। अब सपना देख रहे हो विकसित राष्ट्र की। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी है वो एक विचारधारा की तरफ ले जाने की कोशिश है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, एक वन नेशन वन इलेक्शन, या वन नेशन वन लीडर। अरे भाई, ये ऐसे में थोड़े ना विकसित राष्ट्र बनता है। आप पहले 10 टॉप 10 जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके जो मानक है उस मानक से अपनी तुलना करो और तब बताओ कि कैसे विकसित राष्ट्र बन पाओगे। यह सब सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव जैसा है। ठीक है, विकास हम कर रहे हैं, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। जब 47 में हम जहां थे आज कहां आ गए हैं। और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कोई भी प्रधानमंत्री हुआ तो आज से बेहतर भारत कल होगा। ये तो मानते हैं ना? एकदम निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि ये जो सपना जिनके द्वारा दिखाया जा रहा है उनकी उम्र 2047 में कितनी होगी, और अगर वो उस समय नहीं होंगे, उस समय कोई उनके पार्टी का या किसी दूसरे पार्टी का अगर प्रधानमंत्री होगा तो विकसित भारत के बारे में क्या जवाब देगा, ये भी भारत की जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल। 1 साल बाद अभी तो कुल मिलाकर अच्छा, दूसरी चीज है कि प्रभात जी, मैंने आज तक कोई एक डिबेट ऐसा नहीं सुना जिसमें विकसित राष्ट्र को लेकर के ऐसी चर्चा हो कि जो विकसित राष्ट्र के जो मानक होते हैं उस मानक को कैसे पूरा करेंगे। मानव विकास सूचकांक में आज भी हमारे पास जो डेटा है, आज मैं रिसर्च के दौरान मैं ढूंढ रहा था, उसमें जो विकसित राष्ट्र के ये जो है एक तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 190 देशों में भारत 63वें स्थान पर था। ये इसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में जी। और मानव विकास सूचकांक जो है उस सूचकांक में भी 100 से नीचे, हम 125 समथिंग मैं देख रहा था कहीं। तो ये जो है यहाँ कैसे हासिल कर लेंगे हम? ये लिंचिंग कर रहे हैं, हम फूल बरसवाते हैं, ठीक है, ये आस्था का मसला है। कांवड़ियों को लेकर के जो अभी किस तरह से किया गया, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया, कैसे संविधान और लोकतंत्र को की तमाम संस्थाओं पर कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया है। स्वतंत्र नहीं है मीडिया से लेकर, मीडिया का जो वैश्विक जो फ्री मीडिया का वैश्विक जो सूचकांक है उसमें हम कहाँ हैं? सच बोलने वालों के साथ क्या हो रही है, मुद्दे हैं। तो ये ये लक्ष्य जो है दिखाया तो गया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। किसी टेलीविजन में, डिबेट में या बौद्धिक लोगों में मैं चर्चा नहीं सुन रहा हूं कि आखिर विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर या गांव को गरीब मुक्त बनाने को लेकर जो कुछ संकल्प लिया जा रहा है उसका पैमाना क्या है, उसके रास्ते क्या है, उसकी प्रणाली क्या है, व्यवस्था, और किस तरह से तो कैसे डेवलप किया जा रहा है, ये कुछ नहीं। जी, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं सिर्फ एक आग्रह भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सदस्यों से करना चाहता हूं कि जो बैठक हुई है और बैठक में जो पूरी चर्चा हुई है वो आम जनता के सामने आना चाहिए, ताकि उससे लोग ये जान सके कि उसमें किस किस नेता ने किस किस राज्य के द्वारा क्या क्या मांग उठाया गया। और तो प्रभात जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। तो यह अंक आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।